हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से मैं आपको विश कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुने मेरा क्लासेस के अंदर। दिखा रहा था कनेक्शन, बैक टू सेशन। ठीक है, तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार फटाफट मैसेज करके बताइए। चैप्टर की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल एचआर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी लिमिटेशंस और इसके मेथड्स पे से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ट्रेनिंग भी नो डाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कई बार बच्चा मुझे पूछता है कि सर नेट की जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी है, कभी मैं आपको उसका इंडेक्स के बारे में स्ट्रैटेजी अगर शेयर करूंगा कभी आपके सामने, तो उसके अंदर लगभग मेरे ख्याल से अराउंड 30 चैप्टर्स होंगे। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इंडेक्स अभी मेरे पास है नहीं। 30। अब सोचो 30 में से क्वेश्चन कितना आते हैं मैनेजमेंट और एचआर का? वेटेज तो 10 का, पर मान लो 15 क्वेश्चन आएंगे, मान लो 15 आ गए। अब 30 चैप्टर 15 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि कितना भी बड़ा चैप्टर हम पढ़े उसकी वर्थ एक क्वेश्चन से ज़्यादा टेक्निकली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 30 चैप्टर है, 15 क्वेश्चन। 15 भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा यूनिट है। बाकी तो वेटेज वाइज तो कुल मिलाकर 10 यूनिट्स, 10, अगर अपन मार्क्स की ईच यूनिट की बात करें तो नेट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से सोच सकते हैं। इसका मतलब 15 चैप्टर से तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ 30 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन भी दे दे तो 30 क्वेश्चन हो जाए। 100 में से 30 क्वेश्चन थोड़ी आएंगे मैनेजमेंट और एचआर के अंदर। लेकिन कभी मैं खैर आपके साथ डिस्कस करूंगा इस बारे में भी, कैसे प्लान करते हैं, कैसे आप आधा सिलेबस भी अगर करते हैं तो नेट क्लियर कर सकते हैं। बच्चा अगर बहुत भागता है, खैर बच्चा कई बारी बहुत सोचता रहे सर मेरा बहुत सिलेबस बाकी है, मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। आप अगर चीज़, मतलब बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 10 यूनिट आपके पास, ठीक है, पेपर सेकंड के अंदर। आप घर पे जाकर उन 10 यूनिट के चैप्टर के नाम लिखना स्टार्ट कर दो। नाम लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे मैनेजमेंट एचआर का तो आप लिखो भैया सक्सेशन प्लानिंग, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यू, मोटिवेशन, लीडरशिप, एचआर प्लानिंग, कंपनसेशन, बोनस, इंसेंटिव, उसके बाद में सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स, मतलब जितने तो मुझको जो याद आते जा रहे हैं बोल रहा हूँ, पावर है ना, लर्निंग। तो बहुत ऐसा लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाएंगे ना, तो अगर आप 10 यूनिट के ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम ये टॉपिक आपके निकल कर आएंगे 250-300। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। तो अब 300 टॉपिक हैं, यानी 300 चैप्टर्स हैं। 300 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन आएंगे 100। 300 चैप्टर्स हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 200 चैप्टर्स क्या करेंगे? इसका मतलब 200 चैप्टर क्वेश्चन नहीं देंगे, सीधी सी बात होगी ना। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आपकी बात मुझे यहाँ गलत लग रही है। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर में मैं प्लस माइनस हो सकता हूँ कि सर 250 नहीं 200 चैप्टर है, तो दो और हो सकता है 300 भी निकल जाए। 200 चैप्टर भी हैं तो भी 100 क्वेश्चन ही आएंगे ना। यूजीसी नेट के पेपर सेकंड में आते तो 100 क्वेश्चन ही है। इसका मतलब 100 चैप्टर अभी भी क्वेश्चन लेस ही तो रहेंगे। तो वो टैक्टिक आपको आनी चाहिए। कोई भी एग्जाम चाहे करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का आप एग्जाम फाइट कर रहे हो, तो फिर वहां पर भी ये चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए। टॉपिक्स तो इतने, क्वेश्चन तो इतने ही आते हैं, तो कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते, किसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हमें एनर्जी बचानी है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए, ना कि सब कुछ पढ़ना है। बच्चा गलती यही करता है। मेरे को भी बच्चे बहुत मैसेज करके परेशान करते रहे, सर उसका सिलेबस है वो बाकी है, इसमें ये करवा दो सर, टैक्स करवा दो, स्टैट्स का वो करवा दो, सब कुछ करवा दो। वो समझते नहीं है कि अगर वो थोड़ा टैक्टिकल प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन होगा। जो पूरा पढ़ के जा रहा है वो उल्टा 2 4 5 नंबर से रहता है। तो मैं इतनी बात क्यों बोली? मैं इतनी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल उन 200 चैप्टर में उस चैप्टर की कैटेगरी में सर जो क्वेश्चन देता है, जो क्वेश्चन देता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है जो क्वेश्चन देता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन क्वेश्चन देता है, कौन क्वेश्चन नहीं देता है। खेल उसी का, ये ध्यान रखना। अब जैसे कोई चैप्टर है बिलीफ, कोई चैप्टर है लर्निंग, कोई एटीट्यूड, ठीक है। अब ये 3 4 5 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन देते हैं। देखो, अब बच्चे को पता होना चाहिए कि ये 4 5 चैप्टर्स हैं, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन देंगे, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि यार मुझको किस पे जाना है। पर्सनालिटी पढ़ लेता हूँ, 90% क्वेश्चन वहीं से आता है। हाँ, 5 चैप्टर में मैं रिस्क ले लूंगा क्वेश्चन का। तो वो चीज़ें प्लान करनी आपको आनी चाहिए, और ये हर यूनिट में होता है, चाहे आप टैक्स में जाए, अकाउंट्स में जाए, इकोनॉमिक्स में जाए, हर यूनिट्स में होता है ये। तो वो जब तक आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं आएगी तब तक पेपर क्लियर करने में दिक्कत आता है। खैर चलो बढ़ते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मेथड्स बहुत सारे, मैं एक एक मेथड आपको समझाऊंगा, आगे चलकर समझ में आएंगे आपको। लेकिन जब मेथड बहुत सारे हो जाते हैं तो ऑफकोर्स वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो निशा गुड मॉर्निंग, ठीक है, सब कुछ क्लियर है? बढ़ते हैं आगे भाई। निशा हमारी मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट है, कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, और होना भी चाहिए। ऑनलाइन क्लास को वैसे ही मानना चाहिए जैसे आपका स्कूल है, जैसे आपका ऑफलाइन क्लास है। डेली जाओ, टीचर से पढ़ो, उससे कोई समझ में नहीं, क्वेरी करो, जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हमारा टॉपिक है, देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करेंगे, निष्पादन मूल्यांकन की। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? परफॉर्मेंस में प्रदर्शन, और थोड़ा अप्रेजल या मूल्यांकन का मतलब समझ ही रहे हैं कि मेरे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। आप सोचोगे परफॉर्मेंस को मेजर ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करेंगे भाई? सबसे मेन चीज तो ये है ना, आपको किस बेसिस पे बोनस मिलेगा, आपको किस बेसिस पे इंसेंटिव मिलेगा, आपको किस बेसिस पर हम प्रमोट करेंगे, क्या बेसिस हो सकता है आपको डिमोट कर दिया, क्या बेसिस आपको ट्रांसफर कर दिया, कोई तो बेस होना चाहिए ना। तो आपकी परफॉर्मेंस ही तो जज करेगी आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो आपको बोनस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे भाई। परफॉर्मेंस खराब रहती है तो डिमोट हो सकते हो, नौकरी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपकी परफॉर्मेंस वीक आ रही है तो ट्रेनिंग का बेस भी तो बनेगा कि ट्रेन करके इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, क्योंकि हमें तो आपसे मैक्सिमम या एफिशिएंट आउटपुट लेना है। इसलिए परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, इसलिए परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब इस तरीके से समझ सकते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब साल के एंड में एचआर आपकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं ना, आज मेरा रिजल्ट है भाई, बड़ा एक्साइटिंग होता था अगर रिजल्ट का डे स्कूल डेज की अगर बात की जाए। हालांकि अभी भी रिजल्ट एक्साइटिंग ही होता है। मैं पेपर नहीं दे रहा अभी कोई, तो मुझको इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा, पर आप जब देते होंगे तो हलचल चलती है, आज रिजल्ट है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो रिजल्ट क्या, आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल ही तो है कि आपने उसको कैसा किया है। उसमें ग्रेड लिखे हुए आते हैं, मार्क्स लिखे हुए आते हैं, आपको पता चलता है आपने पेपर में कितना बेहतर किया है। सेम वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक असेसमेंट है। देखो असेसमेंट का मतलब उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, उसकी एक रिपोर्टिंग की जा रही है, किसकी? एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस की, कि एम्प्लॉय अपनी जॉब पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका जो ध्यान रखना असेसमेंट है, उसका जो है ध्यान रखना मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एडविन बी फ्लिपो, मेरे ऑपरेटर ने, प्रीवियस ऑपरेटर ने बहुत बढ़िया गलती की है। फ्लिपो कई जगह हिपो, कई जगह फ्लिप्ड, बेचारे का नाम ध्यान रखना, एडविन बी फ्लिपो है। ठीक है ना, खैर अभी ये जब अपडेट होगा तब देखेंगे। नेक्स्ट है देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक। देखो परफॉर्मेंस को अगर आप मेजर कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो आपको मेन चीज ध्यान क्या रखनी है कि इसमें एक सिस्टमैटिक और पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग जो है ध्यान रखना, वो एम्प्लॉय का किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिस्टमैटिक मतलब आप इरेशनली या बिना किसी प्रैक्टिकल वे से तो किसी बंदे का परफॉर्मेंस अप्रेजल मेजर नहीं कर सकते हो। आपने किसी की रिपोर्ट बना के दे दी, इसने काम ढंग से नहीं किया, तो भैया कैसे, किस बेसिस पर आपने ये रिपोर्ट बनाई, क्या प्रूफ है, क्या फैक्ट है, क्या सिस्टम रहा आपका? तो परफॉर्मेंस का अगर अप्रेजल किया जा रहा है तो नो डाउट सिस्टमैटिक होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब टाइम टू टाइम, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं। हमारे भी तो होते हैं, क्वार्टर टेस्ट आ गए हैं, यूनिट टेस्ट आ गए हैं, हाफ ईयरली हैं, प्री बोर्ड है, बोर्ड है, फाइनल एग्जाम है, तो पीरियोडिक होना चाहिए। और इम्पार्शियल रेटिंग होनी चाहिए, बिना भेदभाव। ऐसा नहीं हो कि भैया कोई एचआर मैनेजर या मैनेजर है, उसके क्लोज है, सुपरवाइजर है, उसका रिश्तेदार है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, आपकी कास्ट का, अपने गांव का है, तो आपने उसकी रेटिंग अच्छी दे दी, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा मेजर कर दिया, तो ये गलत है। इम्पार्शियल रेटिंग होना जरूरी है। ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, एक तो वर्तमान जॉब में उसका प्रदर्शन क्या आ रहा है, और पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब। दूसरा, अगर उसकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी आ रही है तो हाँ, उसमें पोटेंशियल है कि वो आगे और भी इससे बेहतर जॉब को परफॉर्म कर सकता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके पोटेंशियल का भी तो पता चलता है कि आगे चलकर आप और बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे आज एक प्लेयर है, वो अंडर 16 में अच्छा खेलता है, फिर अंडर 19 में सेलेक्ट होता है, अंडर 19 से फिर वो मान लो इंडिया का जो है वो कुछ राइजिंग प्लेयर्स ग्रुप में जाता होगा, इंडिया सी में, बी में, इंडिया ए में जाता होगा, तो धीरे धीरे प्रमोट होता जाता है। क्यों होता चला जाता है? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है और लग रहा है कि आगे के लिए और भी अच्छा परफॉर्म ये कर सकता है। व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? अब देखो एक यहाँ पर बात आ रही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है ना, वो ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? मोर वाइडर कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। किसके कंपैरिजन में? परफॉर्मेंस अप्रेजल के कंपैरिजन में, ध्यान रखना। किसके? परफॉर्मेंस अप्रेजल के कंपैरिजन में।
परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो केवल क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ध्यान रखना। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैंने आपकी परफॉर्मेंस मेजर की और मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस वीक आ रही है, कमजोर चल रही है, तो फिर मैं वहां पर प्लान करूंगा कि कैसे मैं आपकी परफॉर्मेंस को अब ट्रेनिंग देकर उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो पूरी परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक पार्ट हुआ परफॉर्मेंस अप्रेजल के पहले आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर देखा ये डेविएशन आ रहा है, फिर करेक्टिव एक्शन लिया, आपकी परफॉर्मेंस को करेक्ट किया, परफॉर्मेंस मैनेज हो गई, उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। तो ज़्यादा व्यापक या ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, वो प्रक्रिया थ्रू विच मैनेजर देखो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय की जो एक्टिविटी आउटपुट है, ध्यान रखना, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में काम करे जिस दिशा में गोल अचीव करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस का होना जरूरी है। तो आपकी परफॉर्मेंस को इसीलिए मेजर किया जाता है कि क्या वो जो, जैसे आज आपकी ग्रोथ 5% है, ऑर्गेनाइजेशन 10% ग्रोथ से काम कर रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं आ रही ना, आप स्लो चल रहे हो, तो वो चाहेंगे कि आप भी अपनी जो आउटपुट है, आप अपनी परफॉर्मेंस को लगभग 10% से बढ़ाने की कोशिश करें, या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैच करते हुए अपनी परफॉर्मेंस दें आप। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस फॉर इंप्रूविंग, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। क्यों? देखो, इंडिविजुअल जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में काम करते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही तो होता है भाई। आज पूछा जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है मैन और मशीन का जो कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, पर मैन या ह्यूमन तो सबसे मेजर एस्पेक्ट है ना। उनकी परफॉर्मेंस सुधरने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। टीचिंग में क्या है, टीचर जितना बेहतर पढ़ाएगा, जो हमारा टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा वो, है ना। सो इट इज ए मीन्स ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट। तो एक तरीका है देखो जिससे आप ज्यादा बेहतर परिणाम ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप कैसे परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। एग्रीड फ्रेमवर्क ऑफ प्लान गोल्स स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या देखो, वो आपने प्लान कर ही रखा है गोल स्टैंडर्ड्स को, फिर आप देखते हैं कि यार इस प्लान और गोल को अचीव करने के लिए यार क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए, फिर आपने परफॉर्मेंस को मापा, मेजर किया, फिर वो स्टैंडर्ड से अगर वीक चलती है तो आप गैप एनालिसिस करते हैं भाई। जैसे मान लो आज ये हमारा क्या है, सेट स्टैंडर्ड है, ठीक है, कुछ हमने स्टैंडर्ड सेट किए, क्यों किए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। पर ये आपका क्या आ रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रहा है, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रहा है अगर, तो मतलब ये क्या है भाई, आपकी परफॉर्मेंस में गैप आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस गैप का एनालिसिस करता है, किसके थ्रू, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होगा, इस गैप को रिड्यूस करने पर काम किया जाएगा कि इस गैप को अब कैसे दूर किया जाए। तो आपको गैप को दूर करने के लिए वो आपको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जहां पर केवल देखो लिखा है ना, पार्ट है केवल किसका, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाइडर टर्म है जहां पर आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है पूरा अप्रेजल करके, उसमें करेक्टिव एक्शन लेके इंप्रूवमेंट किया जाता है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो केवल आपकी परफॉर्मेंस को मापने का एक तरीका होता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है, एक बार फटाफट मैसेज करके बताओ यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मोर एनकम्पासिंग प्रोसेस है, ध्यान रखना। वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की जाए तो मोर एनकम्पासिंग का मतलब वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप अगर आप देखेंगे तो ज्यादा है। इट इन्वॉल्व मोर जनरल सेट ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। लिखा है देखो, इसमें मोर जनरल सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, मतलब इसके अंदर जो सामान्य गतिविधियां जो होती हैं, देखो मोर जनरल सेट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की तुलना में इसमें जनरल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है, ध्यान रखना, उसको इंप्रूव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अल्टीमेट गोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्टिविटीज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसको जितना हो सके उसको इंप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल को मैच करना है। एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अकर्स ऑल द टाइम ऑन द जॉब, वो तो है ही, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई ना कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आइडियल से कम चली रही होती है, लगातार मैनेजमेंट चल ही रहा होता है उसका, तो कंटिन्यूस है, ध्यान रखना, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्लैरिफाई म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, emphasize the support role of manager who are expected to act as coach rather than judges। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखो बात साफ लिखी हुई है कि यहाँ पर
जो आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी है, उसका काम केवल आपकी परफॉर्मेंस को जज करना नहीं है कि आपने सही किया है या खराब काम किया है। यहाँ पर उसका जो मेन काम है, ध्यान रखना, वो है फैसिलिटेटर का काम करना, एडवाइजर का काम करना, हेल्पर का काम करना, कि वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करे। वो मेन काम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैनेजर कोच का काम करेगा। ठीक है, कोच का काम क्या होता है? कोचिंग ट्रेनिंग देना, वो आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगा। तो इसका काम कोचिंग का है, ना कि जज करना। जज करना तो बहुत आसान है, तुम अच्छा करो बुरा कर रहे हो। आज ठीक है, कोई स्टूडेंट मुझे भी जज कर सकता है, अरे सर ये सही नहीं है, गलत है। अच्छा भाई तुम पढ़ा के बताओ, चलो आओ। कहते मेरे को तो नहीं आता। तो वही तो बात है कि कमी निकालना आसान है, जज करना बहुत इजी है। मेन चीज क्या है? मेन चीज याद है भाई, उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना। होते हैं कई बार, जैसे आज, ठीक है, आज मैं मेरी बात करूं, मैंने कोई चीज गलत लिख दी, कोई फैक्ट गलत लिख दिया, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो नहीं आया। अब एक बच्चा आता है, सर इसने गलती कर दी। तो एक दूसरा बच्चा आता है, हाँ सर इसकी जगह ये होगा। उसको बोला सर ये मेंबर्स चेंज हो गए, मेंबर्स बढ़ गया है, या सर ये एक्ट में इंप्रूवमेंट हो गया, अभी लेटेस्ट ये आ गया है। तो उस बंदे ने पता है क्या काम किया? उसने मेरे को जज नहीं किया है, उसने कोच का काम किया। ये होना चाहिए स्टूडेंट का टीचर के लिए, टीचर का स्टूडेंट के लिए, कि जहां वो एक दूसरे की गलती होती है, इंसान से, दोनों ह्यूमन है, गलती करेंगे, तो आपका काम क्या होता है? कोच। आप उसकी गलती को इम्प्रोवाइज करें, उसको सपोर्ट करें, ध्यान रखना, ठीक है, ना कि उसको जज करें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो केवल आप जज का काम करते हो, उसकी रिपोर्ट बना के दे दी, अच्छा है बुरा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपका काम क्या होगा? आप सपोर्ट का काम करेंगे, आप उसको एडवाइस देंगे, आप उसको गाइडलाइंस देंगे, आप उसको ट्रेनिंग देंगे, हेल्प करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो फ्यूचर पे फोकस करते हैं ना ये, कि आज अगर हम एम्प्लॉयज को तैयार करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में अच्छे मैनेजर के तौर पर वो कंपनी में काम कर सकते हैं। एंड इट इज डिजाइन टू एनहेंस एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, फैसिलिटेट प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? कि जो एम्प्लॉय है उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, यानी फैसिलिटेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इट इज सेंट्रल टू गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और आज के टाइम में देखो, अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटिव फर्म या प्रतियोगी फर्म से आगे निकलना चाहती है, एडवांटेज लेना चाहती है कंपटीशन में अगर, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज यही है भाई, क्या? कि आप अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते चले जाएं। कंपनी के एम्प्लॉय का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा ना, आपकी कंपनी का आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा, तो कॉम्पिटिटर से आप बेहतर ही रिटर्न लेके जाएंगे। तो इसलिए इसमें लिखा गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, देखो इसका नेचर या इसके कैरेक्टर क्या होंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल निष्पादन मूल्यांकन जो है, ध्यान रखना उसके क्या नेचर होंगे या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे फर्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखो एक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, अभी जैसे स्लाइड आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे ये कोई एक्टिविटी नहीं है, गतिविधि नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके स्टेप होता है। अपन वहां पर 5-6 स्टेप पढ़ेंगे, वो लिखा है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें असेसमेंट होता है कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है और एम्प्लॉय की वीकनेसेस क्या है। आज हम भी किसी स्टूडेंट को जब देखते हैं तो हम देखते हैं यार ये किस चीज़ में अच्छा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कहाँ इसकी पकड़ है, कहाँ वीकनेस है इसकी, कहाँ पर काम करना है। वैसे ही सुपरवाइजर है, या मान लो आज कोई कंपनी का मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, तो वो अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज का ही तो देखता है कि वो यार किस चीज़ में बहुत बढ़िया, उसकी स्ट्रेंथ क्या और क्या उसकी वीकनेसेस है। और साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, कि आप बिल्कुल फैक्ट पर काम करोगे। भैया अगर किसी को बोल रहे हो कि इसकी परफॉर्मेंस खराब है, तो उसकी फैक्ट, हम कहते हैं यार ये प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, कैसे? ये देखो इसकी 10 मैचों की परफॉर्मेंस, फैक्ट है ना, तो साइंटिफिक स्टडी की मैं प्रूव कर सकता हूँ। और ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना, बिना पक्षपात के। एक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? बिना पक्षपात के। देखो फैक्चुअल मेरे पास डेटा मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो फॉर्मल प्रोसीजर जनरली देखो इसमें यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी परफॉर्मेंस को जज करोगे उसके बेसिस पर उसका पूरा करियर होगा, तो बहुत फॉर्मल सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करना जरूरी होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की जाए तो। इट ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ वेल द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड ट्राइज टू एस्टैब्लिश ए प्लान फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको यही तो पता चलेगा कि हाउ वेल द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब, कि एम्प्लॉय अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कितना बेहतर कर रहे हैं। और फिर आप कोशिश करोगे, प्लान करोगे कि यार फर्दर इसमें अब और इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। आज ठीक है, जैसे अब क्रिकेट में भी किसी की फॉर्म आउट होती है, तो ऐसा होता है ना कि जाओ डोमेस्टिक खेलो, फॉर्म वापस लेकर अच्छा प्रदर्शन करो, वापस से टीम में लिया जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि फॉर्म खराब होगी तो टीम से बाहर ही निकाल दिया।
इंडिया में कितने प्लेयर हैं जो इंडिया की टीम में आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, क्यों चलना आना जाना, उसको टीम से बाहर क्यों रखा गया? ताकि वो डोमेस्टिक खेल के वापस अच्छा इम्प्रोवाइज करके। बीच में हुआ ना एक बहुत अच्छा प्लेयर है श्रेयस अय्यर, आपने देखा होगा। अब श्रेयस अय्यर को बाहर निकाल दिया, क्यों श्रेयस अय्यर को बाहर निकाला? कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, पर डोमेस्टिक में अच्छे रन करके आया और मिडल ऑर्डर पे बहुत अच्छा खेल रहा है। तो वही चीज़ है कि परफॉर्मेंस जब वीक आती है तो फिर उसके इम्प्रोवाइजेशन पे काम होता है। ठीक है, पीरियडिकली होता है जो हमने बोला। आप डेफिनेट प्लान लेकर चल सकते हो कि आपको उसको क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, ईयरली करना है, पर कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहना चाहिए। और ज़्यादातर देखो वैसे टॉप डाउन चलता है ये। टॉप डाउन का मतलब टू ऑफन इट इज ऑपरेटेड एज टॉप डाउन का मतलब क्या है कि नीचे वाले जो बंदे हैं ना, जो लोअर लेवल पे, इनकी परफॉर्मेंस को हायर लेवल के बंदे ही तो मेजर करते हैं, इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच बोला गया कि इसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस किसके थ्रू होगा? ये रिपोर्ट बना के देगा। तो अप्रोच कैसे आएगी? टॉप डाउन आएगी, ध्यान रखना। लार्जली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ओन्ड बाय, जितने भी ब्यूरोक्रेटिक हैं या जितने भी गवर्नमेंट के आपने ऑफिसेज देखे होंगे, वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट कहता है सीनियर जो होता है, ध्यान रखना, वो जूनियर की यूजुअली रिपोर्ट बना के देता है। हाँ, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे और भी मेथड्स हैं 360 डिग्री वगैरह, लेकिन बेसिकली होता है कि टॉप डाउन अप्रोच जो है वो हमारी काम करती है। इट हैज़ बीन परसीव्ड एज सोलेली ए मीन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग मैनेजर कंट्रोल। इवनली लिखा हुआ है, कई बार इसको माना जाता है कि अकेली ऐसी चीज़ है जिससे मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैनेजर ही हमारी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बना के देगा, उस पर ही डिपेंड करेगा हमें कितना बोनस मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, क्या प्रमोशन अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेंगे। तभी तो वो मैनेजर की बात को मानते हैं। जैसे हम उस स्कूल में टीचर की बात मानते थे जिस टीचर के हाथ में हमारे मार्क्स होते थे। जिस टीचर के हाथ में हमारे मार्क्स थे ही नहीं, हम उनको सीरियसली लेते ही नहीं थे। क्या कर लेंगे यार, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तो उठ काट नहीं सकते, ही रहता था। वो चीज़ यहाँ पर रहता है कि ये माना जाता है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल क्यों कर सकता है, क्योंकि पूरी परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग उसके हाथों में है। इट टेंड टू बी बैकवर्ड लुकिंग। हाँ, नो डाउट बैकवर्ड लुकिंग ये, क्योंकि जो काम आप कर चुके हैं उसी की तो रिपोर्ट बनेगी, भविष्य में क्या करेंगे उसकी रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट हैड गॉन रॉन्ग। मुख्य चीज़ यही है कि भाई तुमने अपने पास में क्या गलतियां की हैं, उन पर थोड़ा फोकस रखा जाता है ताकि उन गलतियों को अब सुधारा जा सके। इट्स मेन पर्पज इज टू सिक्योर इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव एंड करेक्ट डिसीजन ऑन एम्प्लॉय। और मुख्य उद्देश्य यही है कि देखो, जब प्रॉपर रिपोर्टिंग होगा ना, तो अगर आप एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, निकालना हो, ट्रांसफर हो, कोई भी हो, तो वो ऑब्जेक्टिव बिना पक्षपात के हो और करेक्ट डिसीजन लिया जा सके। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपके एग्जाम में आते हुए देखा, इसलिए मैं 7 स्टार लगा रहा हूँ। जो इन्होंने लिखा, इट इज नॉट जॉब इवैल्यूएशन, इट इज नॉट जॉब इवैल्यूएशन। ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी जॉब की मॉनेटरी वर्थ कैलकुलेट करना। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी वर्थ कैलकुलेट करना किसी भी जॉब की, और खास तौर से कौन सी वाली? बेसिक सैलरी। अगर आप किसी भी जॉब की बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे आज मैं कह रहा हूँ पियोन है 10,000 सैलरी, क्लर्क है 20,000 सैलरी, फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट डेस्क जॉब है मान लो तो 30,000 हो गया। तो मैं ये जो बेसिक सैलरी जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, जो जॉब की मॉनेटरी वर्थ में निकाल रहा हूँ, मौद्रिक वर्थ निकाल रहा हूँ, वो जॉब इवैल्यूएशन होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम जॉब की मॉनेटरी वर्थ नहीं निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम ये देख रहे हैं बंदा काम कितना बेहतर कर रहा है। आज मैं आपको एक शीट दे दूँ 10 क्वेश्चंस की, ठीक है, और मैं बोल दूँ आप इसको भरो मेरे लिए, जिसमें लिखा है कि भैया अश्वनी सर जो हैं वो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, प्रॉपर डाउट लेते हैं, या वो प्रॉपर ध्यान से पढ़ा रहे हैं, या रेगुलरिटी है उनकी क्लासेस के अंदर, या फिर वो टेस्ट ले रहे हैं प्रॉपर। ऐसे मैंने 10 पॉइंट बना दिए, मैंने बोला इसमें मार्किंग दो। अब आपने 10 में से मुझको 7 पॉइंट दे दिए, तो वो आप मेरी परफॉर्मेंस को जज करो कि सर 10 में से 70% हमने आपको दिया है, ये आपका अप्रेजल है। तो वहाँ आप मेरी बेसिक सैलरी नहीं, आप मेरी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हो। जॉब इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि अगर कोई बंदा इस जॉब पर आ रहा है तो उसकी बेसिक सैलरी क्या होनी चाहिए। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर आगे चल के कंपनसेशन में जॉब इवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात, इट इज नॉट लिमिटेड टू कॉलिंग द फाउल। देखो, फाउल का मतलब होता है गलती करना। आप लोगों को पता होगा कि हम जब सबसे ज़्यादा जब कैरम बोर्ड खेलते तो आता है फाउल हो गया, फाउल हो गया। तो एक्चुअली देखो, यहाँ ये बात लिखी जा रही है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल केवल इसी बात तक सीमित नहीं है कि भैया केवल गलतियां ही निकालनी है। इसका मेन काम है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना, कि जो गलतियां तुमने की है उसमें सुधार कैसे किया जा सके।
जब यहाँ पर कोई टेस्ट होता है, मान लो आपने संडे को टेस्ट दिया, जैसे कि कल भी टेस्ट है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करना। अब आपकी ठीक है स्कोर आया मान लो 25 आउट ऑफ 50, तो ठीक है 25 क्वेश्चन गलत हुए तो मुझे पता तो चल गया, तो बोलूँगा हाँ देखो यार पेपर थोड़ा खराब गया आपका, पर कोई बात नहीं, आप दोबारा से इन चैप्टर को एक बार पढ़ो, दोबारा से इस पेपर को सॉल्व करके देखो, फिर तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस आ रहा है वो देखो, इम्प्रोवाइज करो। मेन काम क्या हमारा, इम्प्रूव। इसलिए तो हम हर संडे को टेस्ट लेते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती चली जाए। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो देखो ये फॉर्मल वे में भी की जा सकती है, इनफॉर्मल वे में, पर ज़्यादातर मैंने क्या बोला था कि ज़्यादातर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मल वे में किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सिस्टमैटिक होगा, थोड़ा प्रोसीजरल वे में होगा, ऑर्गेनाइज वे में होगा, तो एम्प्लॉय का ट्रस्ट भी तो ज़्यादा होगा कि हमारी परफॉर्मेंस को मेजर सही तरीके से किया गया है। नहीं तो कई बार वो आपके तरीके से खुश नहीं होंगे ना अगर, तो फिर इशू क्रिएट होगा लेबर यूनियन का, या उस एम्प्लॉय का वो छोड़ के जाएगा, स्ट्राइक या कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। बाकी होने में इनफॉर्मली भी किया जा सकता है, पर ज़्यादातर तरीके फॉर्मली देखे मैंने। इट इज़ मोनोलिथिक सिस्टम, इट मेक यूज ऑफ रेटिंग। अब देखो मोनोलिथिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ बड़ी या व्यापक हो, शायद लिखा होगा, देखो लिखा ना अखंड, मतलब काफ़ी। मोनोलिथिक का मतलब होता है जो एक वाइडर चीज़ के लिए किया जाता है, कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। एक मोनोलिथिक एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप रेटिंग देते हैं, ध्यान रखना। किसको? एम्प्लॉयज को। अब ये बात मैंने इतनी फोकस होकर क्यों बोली एम्प्लॉयज को, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर आते हैं ना, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पर आते हैं जो लिखा इट इज नॉट जॉब इवैल्यूएशन, तो पता है जॉब इवैल्यूएशन में क्या था? जॉब इवैल्यूएशन था रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन क्या था, ध्यान रखना, रेटिंग ऑफ जॉब था। यहाँ रेटिंग ऑफ जॉब्स, यहाँ जॉब्स को रेटिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि क्लर्क है, ठीक है, इस क्लर्क के ऊपर क्या एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर है। जितनी ऊपर की तरफ जॉब जाएगी उसकी मॉनेटरी वर्थ बढ़ती चली जाएगी। और जॉब इवैल्यूएशन का काम क्या है? जॉब की मॉनेटरी वर्थ को कैलकुलेट करना, कि जॉब जितनी हायर रैंक पर होगी उसका पैसा उतना ही बनेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक लेक्चरर होता है, फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है, हायर रैंक पर आपको हायर पैसा मिलता है। वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कि मेक्स यूज ऑफ रेटिंग, यहाँ पर रेटिंग किसको दी जाती है? रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर किसको रेटिंग दी जाएगी? रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज। और जो इस रेटिंग में जो एम्प्लॉय जितना ऊपर आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसको उतना इंसेंटिव, बोनस या रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इट हैज फोकसेस ऑन क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो भी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिफाइड हो। क्वांटिफाइड का मतलब आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को क्वांटिफाइड नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला ऑब्जेक्शन कर सकता है। आपने बोल दिया आपका काम सही नहीं रहा, तो किस बेसिस पे नहीं रहा? आप क्वांटिफाइड करके बताओ भैया कि इतने हमने टारगेट दिए थे, तुमने इतने अचीव किए हैं, या इतना हमने आउटपुट का टारगेट रखा था, तुमने इतना प्रोड्यूस किया है। तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए? क्वांटिफाइड डेटा चाहिए जिससे हम चीज़ों को प्रूव कर सकें। आज एक बच्चा आके बोल दे सर मेरी परफॉर्मेंस आप कह रहे हो खराब है, किस बेसिस पे बोलूँगा? ये देखो 10 टेस्ट दिए हैं, तुम्हारी ये परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये 100 क्लासेस हुई है, तुम्हारी अटेंडेंस है। तो क्वांटिफाइड करोगे ना जितना ज़्यादा, उतना ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये बिना पक्षपात का रहेगा, ट्रस्ट उतना ही ज़्यादा रहेगा। और यूजुअली देखो ये लिंक टू पे होते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में यही है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपका, आपको पैसा उतना ही अच्छा मिलेगा। इट इज़ टू ऑफन डीजनरेटेड इनटू अ डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल। हाँ, यूँ आप कह सकते हो कि आप ये भी बात कह सकते हो कि जो साल के एंड में जैसे आप उसकी रिपोर्ट बन रही है, तो पूरे साल भर किसने थोड़ी डिसऑनेस्टी दिखाई अपने काम के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका हो जाता है। एक बेईमानी वार्षिक अनुष्ठान की जो बात की जा रही है, तो यही है कि भाई किसने खराब परफॉर्मेंस की उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जाता है। इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड एज वेल एज पोटेंशियल ओरिएंटेड है। देखो रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब आपका परफॉर्मेंस का रिजल्ट, आपने काम कैसा किया है, और दूसरा पोटेंशियल ओरिएंटेड कि भैया भविष्य में कितना बेहतर काम कर सकते हो, क्योंकि आज की परफॉर्मेंस ही फ्यूचर की परफॉर्मेंस का बेस बनती है। आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो लगता है कि आगे चलकर आप हायर लेवल के काम और भी बेहतर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, देखो उसका महत्व क्या है, क्यों हम परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो रीज़न यही है कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। एचआर प्लानिंग हम पढ़कर आए, परफॉर्मेंस से ही हमें पता चलता है कि यार 10 एम्प्लॉय लिए पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है,
तो हमें कुछ और बेहतर एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रिक्रूट करना पड़ेगा, या इनमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो लेने और निकालने की पूरी प्लानिंग आपको पता कहाँ होती है, ह्यूमन रिसोर्स में। नेक्स्ट, आपकी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं आ रही है तो इन्हेंस की जाएगी भैया एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, मूल्यांकन आ गया, कहीं कमी दिखाई दे रही है तो आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना ज़रूरी हो जाता है। पर्सनल डिसीजन के लिए आप सुपरवाइजरी डिसीजन ले कि किसका प्रमोशन करना है, किसको इंसेंटिव देना है, किसका डिमोशन करना है, किसको इस बार इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इस सारे डिसीजन लेने में मदद, ऐड का मतलब मदद, कौन करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा। कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है, आपकी कमियों को बताता है, आपकी जो बुरा काम किया उस पर बताएगा, तो वहां से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। देखो आएगा ना, डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स। अब आपको ट्रेनिंग मिला तो ट्रेनिंग मिलने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ट्रेनिंग किसको देनी है इसका पता भी तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद ही चलेगा। एंड प्रोड्यूसर्स सुपरविजन भी देखो यहाँ पर बेटर होता है, क्योंकि अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी सुपरवाइजर मैनेजर पे कि आपको एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को का अप्रेजल तैयार करना है, तो अप्रेजल तो तब तैयार होगा ना जब आप उस पर निगरानी रखेंगे, तो सुपरविजन भी बेटर होता है। और कॉम्पिटेंट पर्सन ऐसी जगह पे काम करते हैं, ध्यान रखना, जिनका टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस अप्रेजल होता चला जाए और समय समय पर जो है ध्यान रखना उनको इंक्रीमेंट या ग्रोथ मिलती रहे। रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बेस भी यही बनेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि भाई जैसा स्कूल में पनिशमेंट क्या आता, फेल रखने का मतलब भैया तुम इस साल भी इसी क्लास में पढ़ोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता। रिवॉर्ड का मतलब प्रमोशन, तुम नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, अच्छा करते हो और भी ज़्यादा क्लास में फर्स्ट आते हो तो और मॉनेटरी रिवॉर्ड एनुअल फंक्शंस के दिन मिल जाते हैं हम लोगों को। 9 नंबर में परफॉर्मेंस अप्रेजल देखो मोटिवेशन का भी काम करता है, क्योंकि आपको लगता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगा तो मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ ताकि सबसे बेहतर मैं दिखाई दूँ। और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, वीड आउट, उनको बाहर करना है, हमें निकालना है, उसके लिए भी अप्रेजल की रिपोर्ट चाहिए हमें। लीगल कंप्लायंसेस के लिए भी, आज आपने किस बेस पर भाई बंदे का प्रमोशन किया है, तो उसके लिए भी तो लीगल कंप्लायंसेस के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स या रिपोर्ट्स या प्रूफ होने चाहिए। तो या आप किसी एम्प्लॉय को आप निकाल रहे हो तो क्या बेस है भैया उसका, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नेसेसरी हो जाता है। और है ही देखो मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए, अगर आप एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए आपको इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। अब बात आती है देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, देखो क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला काम होगा आपको स्टैंडर्ड सेट करना होगा। जैसे मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पेपर दे रहे हैं तो आप एक चीज़ पकड़ के चलें कि 70% आपको टेस्ट में स्कोर करना ही करना है, 70% तो आपको स्कोर करना ही करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया मैंने। अब मेरा काम है इसको कम्युनिकेट करना है स्टैंडर्ड को, कि मैं बच्चों को बोलूँ कि भैया 70% जो है वो आपका स्टैंडर्ड मार्क्स है, इतने तो आपको लाने, इसे कम चलने हैं तो फिर हमें दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि अगर हम अपने एग्जाम को क्लियर करना है तो मिनिमम मान लो इतने मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने कम्युनिकेट कर दिया, आपको पता चल गया, स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को पता चल गया भैया ये हमें परफॉर्मेंस देनी है। अब आप परफॉर्म करेंगे तो मैं आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही है। जैसे हमने दिया है कि डेली मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, पर कभी आप 90 करो, कभी 80, कभी 110, कभी 100, कभी 90, ऐसे डेली बेसिस पर, तो आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है। अब मैं कंपेयर करूंगा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। तो महीने के एंड में बोला 100 यूनिट के हिसाब से 25 दिन है, संडे की छुट्टी हटा देते हैं, 2500 यूनिट बननी चाहिए। अब आपने कभी 110 किया, कभी 90, कभी 80, कभी 105 ऐसे किया, तो मैंने देखा आपका टोटल आउटपुट जो है वो 2500 की जगह पर 2300 आ रहा है, तो 200 कम आ रहा है। तो इस तरीके से अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा वीक चल रहा है, जो हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो उससे 200 कम चल रहा है। स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हो, देखो तो माना कि आपको चलो सैलरी कट नहीं होगा, तो फिर ये मान के चलो सैलरी बढ़ेगा भी नहीं, फिर आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे हो। खैर वो बोनस इंसेंटिव के मेथड में और जाके पढ़ेंगे, पर बेसिक स्टेप हमारे यही फॉलो किए जाते हैं। फिर देखो आप अप्रेजल डिस्कस करोगे भी, मैं अपने एम्प्लॉय को बुलाऊंगा, देखो ये डेली रिपोर्ट है तुम्हारी, 2500 का स्टैंडर्ड था, तुम्हें बता भी दिया था, ये डेली रिपोर्ट है आपका 2300 आ रहा है, कम्युनिकेट कर दिया। अब टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, कैसे भैया 2500 लेकर जाए, तो हो सकता बोले कि सर यार वो मशीन मुझे सूटेबल नहीं है, उसको चेंज किया जाए, सर यार वो मुझको काम ढंग से नहीं आ रहा, मुझको ट्रेनिंग दी जाए, या जो भी है सर मेरा हेल्थ का थोड़ा इशू चल रहा है तो उसको मैनेज किया जाए, या फैमिली इशूज चल रहे हैं तो उसका काउंसलिंग किया जाए। तो करेक्टिव एक्शन लेके उसके परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। तो ये 6 स्टेप रहते हैं, ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड सेट किए, कम्युनिकेट किए, मेजर किया एक्चुअल को कंपेयर किया जो स्टैंडर्ड उनके साथ, डिस्कस किया अप्रेजल एम्प्लॉय के साथ, और फिर जहां पर दिक्कत है उसको हमने करेक्ट कर दिया। तो इसका डायग्राम दे रखा है।
जो एचपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं उनका पेपर सब्जेक्टिव है, इस तरीके के डायग्राम जरूर ड्रॉ करना। जितना विजुअल जितना अच्छे डायग्राम ड्रॉ करेंगे सब्जेक्टिव में आपके मार्क्स उतने बेहतर आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, या जो भी सब्जेक्टिव पैटर्न पर दे रहा है। अब बात ही आती है व्हाई डू यू अप्रेज, कि भैया आप अप्रेजल करते क्यों भाई, इसके पीछे रीजन क्या है भाई, आप क्या चाहते हो, मतलब इसमें लिखा है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉल्स इनटू 3 बेसिक कैटेगरी। एग्जैक्टली देखो अप्रेजल किया तो इसलिए जाता है ताकि हम देख सकें कि आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करें या नहीं करें, लेकिन अप्रेजल किया किन किन का जा सकता है, ध्यान रखना। तो 3 चीजें जो होती हैं उनका अप्रेजल किया जा सकता है, ठीक है। एक तो होता है आपका ट्रेड, एक तो आपका क्या है ट्रेड का अप्रेजल किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट आपने कितना बेहतर दिया है, और तीसरा जो आपके बिहेवियर का अप्रेजल किया जा सकता है। क्योंकि आप हमेशा, आप लोगों ने अगर लीडरशिप की भी थ्योरी पढ़ी होगी तो पहले ट्रेड थ्योरी आया था, आपको पता है, उसके बाद में बिहेवियर थ्योरी आया था कि ट्रेड से कुछ का बिहेवियर वैसा होना चाहिए, और उसके बाद में आया कि भैया रिवॉर्ड अचीवमेंट की बात की गई। तो सेम यहाँ पर भी ये चल रहा है कि अप्रेजल 3 तरीके से हो सकता है। एक तो एम्प्लॉय के मैं ट्रेड की बात करूँ कि भैया वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो क्वालिफाइड बंदा है, वो बड़े प्रोजेक्ट्स पर मान लो काम करके आया है, तो वो ट्रेड हो गई, खूबियाँ हो गई, एक तो उस पर अप्रेजल किया जाए। इससे हम कई बार अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाते हैं कि ट्रेड अच्छे होंगे तो कहीं काम करेंगे तो पैसा अच्छा मिलेगा। बट सेकंड नंबर रिजल्ट, आपने कंपनी को परफॉर्म कितना बेहतर करके दिया। ट्रेड तो अच्छी बात है, तुम्हारे ट्रेड कितना बेहतर हो, जैसे आज मान लो कोई प्लेयर है जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल कर आया है, ठीक है, लेकिन जब इंडियन टीम में उसको लिया गया तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो आउटपुट नहीं दे रहा, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट मेजर करेगा ना। कोई बंदा है जिसका पहले प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है पर इंडियन टीम में आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो रिजल्ट बेहतर आ रहा है, तो वहां पर जब उसका अप्रेजल तैयार होगा तो बढ़िया होगा। और थर्ड नंबर पे होता है देखो बिहेवियर, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो ह्यूमन के साथ डील करेंगे, तो आपका जो बिहेवियर है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, तो उसका भी ध्यान रखना, अप्रेजल तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ट्रेड अप्रेजल लिखा है, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक एम्प्लॉयज मैनेजर हैव बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल ट्रेड एंड वर्क कैरेक्टर। तो बहुत सालों तक पहले एम्प्लॉय वर्कर जो भी हैं, मैनेजर्स हैं, क्या करते थे, स्टैंडर्ड ट्रेड्स बना के रखते थे और वर्क कैरेक्टर होते थे, उनके बेसिस पर उनका अप्रेजल तैयार किया जाता था कि इस काम को करने के लिए मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए भैया, ऐसे ऐसे हमने कुछ स्टैंडर्ड बना लिए, वो मैच हो रहे हैं आपके, तो आपका अप्रेजल अच्छा तैयार हो जाता था। कम मैच होता आपका तो अप्रेजल आपका थोड़ा कमजोर चला जाता था। एंड दिस पर्सनल ट्रेट, देखो इसमें जैसे आप इनिशिएटिव कितना लेते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, एबिलिटी दूसरों के साथ आप कितना साथ चल सकते हो, आपका एनालिटिकल कैसा है, कंपिटेंसी कैसी, जजमेंट कैसा है, ऐसे ये ट्रेट बना लेते थे। ये ट्रेट जितने आपसे मैच होते थे आपका अप्रेजल उतना ही बेहतर हो जाता था, ठीक है। लेकिन ट्रेट से कुछ नहीं होता है भाई, मेन चीज मेरा मानना हमेशा है, मेन चीज होगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ध्यान रखना, ठीक है। द लिस्ट में ऑल्सो इंक्लूड सच, और देखो इस लिस्ट में वर्क रिलेटेड कैरेक्टर भी होते थे, जैसे आपको जॉब की नॉलेज कितनी है, आप असाइनमेंट को कितना बेहतर कर सकते हो, आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को कितना मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, कितना सक्सेसफुली प्लान या इंस्ट्रक्शन देते हैं आप। दिस इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सब्जेक्टिव जजमेंट आता था एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, क्योंकि ये तो सब कुछ अब मैनेजर के हाथ में है। अब वो बोल दे तुम इनिशिएटिव लेते नहीं हो, उसने रिपोर्ट बना के दे दिया, तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस तुम्हें देना ढंग से नहीं आता, तुम्हें एबिलिटी नहीं है, वो तो क्योंकि फैक्ट तो कुछ है नहीं, रिजल्ट तो कुछ है नहीं, तो ये पूरा सब्जेक्टिव होता था। ये मान के चलो मैनेजर की जो चापलूसी ज़्यादा करता था या उसके क्लोज जितना है, उसकी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी चली जाती थी, क्योंकि किसी फैक्ट पर परफॉर्मेंस पे तो है नहीं, केवल करेक्टर पे बेस है, करेक्टर की कोई भी रिपोर्ट कुछ भी बना के दे सकता है। ट्रेट स्केल्स टेंड टू बी एम्बिगुअस। अब देखो ट्रेट स्केल जो होते थे जिस बेसिस पर मेजर किया जाता था वो थोड़ा एम्बिगुअस भी हो सकते थे। एम्बिगुअस का मतलब होता है थोड़ा डाउटफुल जो होता है, डुअल मीनिंग जो निकलता है, तो कई बार उसको अच्छा या बुरा मेजर करना में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब कुछ क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, जैसे अब ईमानदारी है, ले लिया आपने, ऑनेस्टी ले लिया, तो ऑनेस्टी ईमानदारी अब एक एम्बिगुअस है, उसको किस लेवल तक आप ऑनेस्ट बोलेंगे, किस लेवल तक नहीं बोलेंगे, तो किस तरीके के कुछ एम्बिगुअस स्केल भी इन्होंने ले रखे थे। और अब इसमें देखो पर्सनल बायसनेस आ जाता था, एंड दे मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल फीडबैक। और यहाँ पर कोई फिर आप फीडबैक भी दोगे तो किस बेसिस पे दोगे, फैक्ट्स तो है नहीं आपके पास, केवल वर्क के करेक्टर और इंडिविजुअल के करेक्टर के बेसिस पर आप अप्रेजल तैयार कर रहे हो। तो अब तो ऐसा खैर चलता नहीं है ज़्यादा, हाँ कुछ परसेंट रोल हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होता। जैसे कॉलेज लेक्चरशिप में आपका एपीआई स्कोर होता है, तो एपीआई स्कोर आपके ट्रेट का ही तो है एक तरीके से मेजरमेंट, तो कुछ पर्सन हो सकता है इसका। बाकी तो फिर आपका जो रिजल्ट है, आपने रिटर्न में कितना अच्छा किया, आपने इंटरव्यू में कितना अच्छा किया, इंटरव्यू के दौरान आपका बिहेवियर कितना अच्छा था, इसी बेसिस पर आपके सिलेक्शंस होते हैं आगे चलकर।
तो देखो सेकंड नंबर पे आप बिहेवियर अप्रेजल आ गया। देखो while still subjective behavior appraisal focus more on observable aspect of performance। देखो ये भी थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव रहेगा क्योंकि बिहेवियर को मेजर करना मुश्किल है, पर क्या होता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को सुपरवाइजर क्या करता है, वॉच करता है। और वो जरूरी भी है। आज अपने क्लाइंट के साथ कैसे बातचीत की, ठीक है ना, कस्टमर के साथ कैसे बात की, सप्लायर के साथ, दूसरे एम्प्लॉय के साथ कैसे बात की, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ से डील नहीं करोगे ना तो दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा नहीं, आप प्रोडक्ट परचेज क्यों करेगा। और कोई एम्प्लॉय अगर किसी कस्टमर के साथ बुरा बिहेव करता वो नहीं आता तो उसके कुछ जा रही ना, उसको तो सैलरी आ रही, नुकसान तो कंपनी को हो रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी मेजर किया जा सके, उसके लिए सुपरविजन रखती है कंपनी। तो देखो दीज फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब बिहेवियर, तो ये खास तौर पे कुछ स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब बिहेवियर होते हैं ना जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्रूशियल हो। जैसे कि रिसेप्शन पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एक ऐसा व्यक्ति ध्यान रखना जो पेशेंस रख सके, जो पोलाइट हो, ध्यान रखना जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। अब वो दूसरे से जब इंटरेक्ट करे तो वो चीज़ उसमें दिखनी चाहिए। अब आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अरे तुम एडमिशन लेना है तो लो वरना मत लो, तो फिर ये क्रिटिकल बिहेवियर की क्वालिटी के अंदर आता है। क्या जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई तो तुमने परफॉर्म नहीं किया, तुमने इनिशिएट नहीं किया, तुमने सॉल्यूशन नहीं दिया, तो वो देखेंगे कि तुम्हारा बिहेवियर क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा था, क्रिटिकल बिहेवियर आपका कैसा है। ठीक है, ये थोड़े कम एम्बिगुअस होते हैं कंपेयर टू द ट्रेड की अगर बात की जाए। क्यों? क्योंकि बिहेवियर को आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। देखो तुम्हारा उस समय बिहेवियर ऐसा था, तो वो चीज़ें मेजर की जा सकती हैं। दे ऑल्सो कैन, आप यूजफुल फीडबैक भी दे सकते हो। आज मैंने एम्प्लॉय को कुछ गलत बिहेव करते हुए देखा तो बोल सकता हूँ कि यार तुम यार उस पियोन से इस तरीके से बात करे, तो वो भी तो कंपनी का एम्प्लॉय है यार, ये तरीका थोड़ी है। कल ने वो चला गया, कहाँ से लाएंगे हम किसी पियोन को, आसानी से मिलेगा नहीं है। थोड़ा पढ़ा लिखा है जो काम भी कर लेता है। हर एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, उसको ट्रेन करने में टाइम लगता है, बहुत लॉयल एम्प्लॉय बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम इस तरीके से डील करो तो मतलब बिहेवियर तो पकड़ना ईजी हो जाता है ना। या आज आपने किसी, मैंने बोला क्लाइंट कस्टमर के साथ प्रॉपर डील नहीं किया, जब इनिशिएटिव लेना था तब लिया नहीं, जब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना था तब किया नहीं, तो आपका बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसकी रिपोर्टिंग बनाई जा सकती है, एक यूजफुल फीडबैक दिया जा सकता है कि देखो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए था पर आपने ऐसे बिहेव नहीं किया उस सिचुएशन के अंदर। और इसके लिए मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत फेमस मेथड है, जैसे बार से अपन बिहेवियर रेटिंग स्केल्स पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड में आता है और काफी इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है। सम एग्जांपल आउटस्टैंडिंग बिहेवियर एज फॉलोज, कुछ एग्जांपल है देखो। यूज मेजर ऑफ क्वालिटी एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस टू अचीव प्रोजेक्ट गोल। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उसके गोल को अचीव करना है, तो उसमें आपने बहुत अच्छा वेल डिफाइंड प्रोसेस और बहुत वेल डिफाइंड अपन कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग रहा है, आपने बहुत क्वालिटी वर्क किया, तो आपके बिहेवियर को शो कर रहा है कि आप में टैलेंट है, आप में एक खूबी है किसी काम को अच्छे से करने में। डिफाइन क्वालिटी फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपकी क्वालिटी जज की जा सकती है। इवनली क्लाइंट से फीडबैक भी लिया जा सकता है इस बंदे का बिहेवियर कैसा। आजकल नहीं होता कि अपन जब भी कोई स्विगी, इंस्टा है, किसी पर भी, जोमेटो, कहीं पे भी कंप्लेन करते हैं तो रेटिंग दो आप, तो लगता है उससे हमारी बात सुनी, प्रॉपर रिजोल्यूशन दिया सॉल्यूशन का, हम उसको रेटिंग देते हैं। तो इस तरीके से वो एक क्वालिटी जो है क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव भी देखी जाती है। थर्ड नंबर पे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब परफॉर्म कैसे किया आपने, फाइनल आउटपुट कंपनी को क्या प्रोवाइड करके दिया। तो दीज आर, देखो वर्क ओरिएंटेड अप्रेजल्स होंगे, दीज फोकस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ आउटकम, ये रिकॉर्ड होंगे आपके आउटकम के। लिखा होगा ये आपके सेल्स के रिकॉर्ड है भैया, देख लो तुम पिछले साल का क्या था, इस साल का क्या है, या आपने कंपनी को इस साल कितना प्रॉफिट जो है वो कमा के दिया है, या कितना आउटपुट जो है वो आपने प्रोड्यूस करके दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधा उसका रिजल्ट ही देखो ना, सेल्स, प्रॉफिट, आउटपुट, उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वो सबसे बढ़िया है ना, फैक्चुअल और प्रूफ और साइंटिफिक। दिस टेंड टू बी, दिखाने देखो मोर ऑब्जेक्टिव होंगे, यहाँ पक्षपात करना मुश्किल होगा। एंड कैन फोकस ऑन प्रोडक्शन डेटा, सच्चे देखो सेल्स वॉल्यूम लिखा है ना, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, कितना प्रॉफिट, कितना कॉस्ट रिड्यूस किया है, तो इससे फैक्ट्स यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं उस पर बात करें भाई, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप बोल लो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। देखो तो ये क्राइटेरिया हो सकते हैं, किस क्वालिटी का वर्क आप कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप समय पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी कम कॉस्ट में आपने काम किया है, कितने कम सुपरविजन में आपने काम को परफॉर्म कर दिया, इंटरपर्सनल रिलेशन आपका कैसा रहा क्लाइंट, कस्टमर, एम्प्लॉयज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में कितनी मदद की है। एज परफॉर्मेंस एज मैनेजर, आपको जब कुछ मैनेजर जितने रेस्पॉन्सिबल काम दिए गए तो आपने उसको कितने अच्छे से निभाया, ये सारे बेसिस का काम कर सकते हैं आप। स्ट्रेटजिक कॉन्ग्रुएंस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से
आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कितनी मैच करने वाली थी। ऐसा तो नहीं तुम अलग दुनिया में चल रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग, और आप चाहे तो मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं। जैसे आप परफॉर्मेंस को मेजर करें तो 3 क्राइटेरिया ले लो, 4 क्राइटेरिया ले लो तो और बेहतर होगा। मैं तो ये कहूँगा कभी भी किसी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए सिंगल क्राइटेरिया यूज़ नहीं करें, कोशिश करें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। आज केवल आप क्वालिटी पे ले लो, पर बंदा प्रोड्यूस तो बहुत कम कर रहा है, टाइम पे काम नहीं कर रहा है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितने ज़्यादा मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करोगे परफॉर्मेंस को जज उतना ही बेहतर किया जा सकेगा। उसके बाद आता है करेक्टर ऑफ एन इफेक्टिव क्राइटेरिया, कि इफेक्टिव क्राइटेरिया जो है उसके क्या करेक्टर होते हैं। देखो क्राइटेरिया इफेक्टिव तभी होगा ना जब वो रिलायबल हो। जैसे मान लो मैंने इसमें से क्या क्राइटेरिया लिया, फॉर एन एग्जांपल मैंने क्राइटेरिया ले लिया 3, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, कि जो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, सही टाइम पर अपना टारगेट पूरा कर देगा, और क्वांटिटी भी जो हमने बोली उतनी प्रोड्यूस करेगा, उसके बेसिस पर हम आपको बोनस इंसेंटिव देंगे, तो आपको रिलायबिलिटी मिलेगी कि हाँ ठीक है यार, इन चीज़ों को तो मेजर किया जा सकता है, क्वालिटी, क्वांटिटी और कितने टाइम में प्रोड्यूस करना है। रिलेवेंट भी लग रहा है, ये रिलेवेंट मतलब आपको प्रासंगिक लग रहा है, हाँ ठीक है यार ये बात तो सही है, बेस बिल्कुल आपको लगना चाहिए रिलेवेंट है। इरिलेवेंट तो बात मैंने की नहीं है, वही ऑब्जेक्टिव है, वही चीज़ें मैंने सेट की हैं जो आप अचीव कर सकते हो। जैसे टारगेट आज मैं बोल रहा हूँ कि यार 1 महीने के अंदर मान लो आपको 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो लगभग 1 दिन के अंदर मान लो आपको 25 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन एक दिन में 25 यूनिट करेंगे अगर आप, तो लगभग 4 दिन में हो जाएगा, 30 का डिवाइड दे लेते हैं अपन, 1000 डिवाइड बाई 30, तो 30% मान लो 35 यूनिट्स का आपको प्रोडक्शन करना है पर डे, तो आपको लगता है 35 तो हम कर सकते हैं, तो आपको रिलीवेंट लग रहा है। तो रिलीवेंसी होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं रिलीवेंट बात करूं कि 1 महीने में भैया जो 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, आपको लगेगा 50,000 तो हो ही नहीं पाएगी, 50,000 का मतलब 25 दिन में पर डे 2000 यूनिट का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो ऐसे रिलीवेंट होने चाहिए। फैक्टिव है क्राइटेरिया तो वो रिलीवेंट हो, रिलायबल हो, सेंसिटिविटी का मतलब पता क्या होता है, जो कि अच्छा और खराब परफॉर्मेंस में डिफरेंस बता सके, उसको हम सेंसिटिव क्राइटेरिया बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 70%, 70 आ रहा है या उससे ऊपर अच्छा है, 70 उससे नीचे आ रहा है तो एवरेज, तो वो सेंसिटिव हो गया कि वो ऐसा क्राइटेरिया हो, ध्यान रखना, जो अच्छा और बुरे को डिफाइन कर सके, उसको सेंसिटिव क्राइटेरिया बोलते हैं। और प्रैक्टिकलिटी भी हो, लगे हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आपको वैलिड लगे कि हाँ ये वैलिड है भैया, इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, जहाँ पर एम्प्लॉय उसको तैयार हो एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ सही है। आज मैं आपको बोलूँ जो 90% स्कोर करेगा वही रहेगा बेस्ट, 90 से जिसका कम आएगा वो रहेगा एवरेज। तो आपको लगेगा अरे सर यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि 90 तो भैया जो ऑल इंडिया टॉप करता है उसी का ही नहीं आता है, तो आप सर इसको नीचे लेकर आओ थोड़ा सा। तो आप समझ रहे हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा। अगर मैंने सेल से प्रॉफिट के टारगेट रख दिए तो वो बोलेगा सर ये तो कभी अचीव ही नहीं होगा, तो एम्प्लॉय एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस क्राइटेरिया को, तो इससे अच्छा बोनस दो ही मत क्योंकि अचीव ही नहीं होगा। तो आप जब क्राइटेरिया रखते हैं तो ऐसे क्राइटेरिया रखें कि एम्प्लॉय जब उनको सुने रिलायबल लगे, हाँ विश्वसनीय है, रिलीवेंट लगे, सेंसिटिव हैं, जो बता सके आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी, प्रैक्टिकली वैलिड हो, है ना, वैलिडिटी और एक्सेप्टेबिलिटी हो कि लोग एक्सेप्ट करें उनको। और स्पेसिफिसिटी का मतलब विशिष्ट हो भैया, मतलब वो स्पेसिफिक चीज़ को, जैसा अब बिहेवियर को मेज़र कर रहे हैं तो फिर वो बिहेवियर को मेज़र करने वाले क्राइटेरिया हो, अगर आप ट्रेड को करें तो ट्रेड का क्राइटेरिया हो, अगर रिजल्ट को कर रहे हैं तो रिजल्ट का क्राइटेरिया हो, तो क्राइटेरिया भी स्पेसिफिक ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ध्यान रखना परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जो मीनिंग, करेक्टर हैं, उसके ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव क्राइटेरिया जैसे क्या हो सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, या किन किन चीज़ों का अप्रेजल तैयार किया जाता है, ध्यान रखना। अब जो हम नेक्स्ट जो जाएंगे, हमारी स्लाइड होगी, ध्यान रखना, वहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड पर हम बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कौन कौन से मॉडर्न मेथड होते हैं, खासतौर से क्वेश्चन वहीं पर आता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटेशन, जैसे हॉर्न इफेक्ट है या आपका हेलो इफेक्ट है, ध्यान रखना स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट है, तो वहाँ से भी हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।